सत्यनारायण जी श्रीमाली जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सत्यनारायण जी, आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा गांव था आपका और आप मुंबई कब आए? नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। आप कहीं से मुझे ढूंढ कर यहाँ तक पहुँचे। वैसे मेरी ऐसी कोई शख्सियत नहीं कि आप मुझे इस प्रोग्राम में लें। मैं गांव घानेरा है हमारा, देसूरी तहसील, जिला पाली, राजस्थान में रहने वाला हूँ। मैंने 1977 में बीकॉम किया था उदयपुर से, और उसके बाद में यहाँ पर जुलाई 77 में सीए करने के लिए बॉम्बे आए थे। वहाँ से जो यात्रा चालू हुई, आज 45 साल से ईश्वर की कृपा से बॉम्बे में सकुशल। जैसे आपने बताया पाली के आप रहने वाले हैं और फिर आपने उदयपुर से बीकॉम किया, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए आप मुंबई आए थे। तो यहाँ पे जब आप आए थे तो आपके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे रहते थे, या सीधे ही आप यहाँ पे आ गए और आपने सोचा, ये जो आइडिया आपके दिमाग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया था? देखिए, जब मैंने बीकॉम किया उस वक्त मेरे पास में कोई दूसरे अवसर थे नहीं। बीकॉम करने के साथ में मैं बीएड के फॉर्म भर रहा था और टाइपिंग सीख रहा था, ये सोच करके कहीं कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई बैंक में नौकरी मिल जाएगी, और उसकी भी अनिश्चितता थी ही। ये सोच कर कि और क्या कर सकते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट थे, तो सीए करने का फिर आइडिया बनाया और परिवार का सहयोग रहा, तो फिर बम्बई सीए करने के लिए आ गए। लेकिन कहता है उस दौर में जब आपने सीए करने का मानस बनाया, उस दौर में बहुत कम लोग सीए के बारे में जानते थे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे की जाती है, इसके प्लेटफॉर्म क्या होती है, इसको क्या है, ये लोगों को बहुत कम पता था। आपको कैसे, फिर आप ब्राह्मण समाज से थे, ना किसी बढ़िया जाति से हो, तो आपको ये सब कैसे आइडिया या कैसे लोगों के दिमाग में बैठा है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कीजिए? इस कोर्स के बारे में जानकारी तो जब मैं बीकॉम कर रहा था तब उदयपुर से मुझे थी, लेकिन ये भी एक मन में विश्वास था कि अगर सीए का कोर्स करना है तो बम्बई या दिल्ली से ही करना चाहिए। वैसे राजस्थान में भी होता था, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेनिंग थी, जो हमें ज्ञान था, उसके अधूरी थी। तो वो सोचकर बम्बई आना कंपलसरी था और यहीं पर सीए करें, क्योंकि यहाँ पर ये व्यवसाय की ट्रेनिंग अच्छी थी, स्कोप भी अच्छा था, और ये सोच करके हमने मन बनाया कि हम बम्बई जाकर के ही सीए करेंगे। यहाँ पर कोई नज़दीक के रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन एक दूर के रिश्तेदार थे। सबसे पहले उन्होंने आश्रय दिया। उनका खुद का एक छोटा सा रूम था बाणगंगा में। उन्होंने 2 महीने तक हमें घर में रखा, खाना खिलाया, बहुत प्रेम से रखा। और वो कोई सेठ लोगों के यहाँ पर पूजा पाठ का काम करते थे, और वो है सो राजपुरा हॉस्पिटल ट्रस्टी थे सेठ लोग। तो उनको रिक्वेस्ट करके उन्होंने मेरा एडमिशन भी हॉस्टल में करवाया। रामदेव जी देवी उनका नाम था, उनके पिताजी पुरुषोत्तम जी, वो रानी के रहने वाले थे। दूर के रिलेटिव मैं ये नहीं बोलूँगा, तो बहुत नज़दीक के थे। और मैं जब बम्बई आया तब उनसे पहली बार मिला था, ये हमारा रिलेशन था। और उसके बाद से ईश्वर की कृपा रही, एग्ज़ाम पास करते गए, सीए बन गए। 1981 में सीए हुआ। उसके बाद में मैंने 2 साल तक नौकरी की। उसके बाद नौकरी छोड़ करके प्रैक्टिस चालू की। लगभग 2005 तक प्रैक्टिस करते रहे। उसी दौरान कुछ घटनाएं हुई। 1993 में जब मेरी ऑफिस जो सीए की थी वो जल गई थी और मैं कोई दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। वहाँ के लोगों का प्यार मिला, उनका सहकार मिला। वो एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, रियल एस्टेट का बड़ा प्रोजेक्ट था, स्लम का था। उन लोगों के सहयोग करने के मदद से या माध्यम से उनका विश्वास आया, और उन्होंने बोला क्यों नहीं आप हमारा काम करते, आप खुद ही कर लीजिए। और जितने भी एग्रीमेंट थे वगैरह थे, उन लोगों ने विश्वास रख के हमारे साथ में पूरे किए। और वहीं से हमारी लाइन चेंज हो गई। 2005 के बाद में मैं फुल फ्लेज रियल एस्टेट में आ गया और सीए की प्रैक्टिस बंद कर दी। दोस्तों को या रिलेटिव जो दूसरे थे उनको दे दी। लेकिन जब जीवन के अंदर आप जब छोटे से गांव से निकल के मुंबई जैसे महानगर में आए थे, आपने जैसे बताया एक रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार थे, वो भी आपके आरएमजी में एडमिशन लेने के बाद में 81 में आपने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो
तो उसके बाद जीवन का क्या लक्ष्य था आपका, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे थे, जॉब के अंदर भी आपको कितना कुछ मिलता था, कैसे आप उस जीवन में संघर्ष के दौर में कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्योंकि जॉब करते थे, लिमिटेड आदमी के पास आय होती है। देखिए ये यात्रा तो हर एक को करनी ही पड़ती है। जितना आपका हक होता है, आपको जो मिलता है उससे कम ही मिलता है, और उसको संघर्ष कहने के बदले में वो यात्रा है और आप उसको एंजॉय करें, ये ज़्यादा अच्छा है। जो देने वाला होता है उसको हमेशा ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे लगता है मुझे बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन उसमें सहर्ष सब खुशी काम करके आगे बढ़ो, अपनी सेवाएं अच्छी दो, काम अच्छा करो, तो भगवान की दया से वो सब अच्छा रहा। और जो क्लाइंट्स थे उनमें गुडविल थी कि नहीं, सत्यनारायण श्रीमाल जो भी काम करता है सही करता है, अच्छा करता है, ईमानदारी से करता है, और वो गुडविल से काफ़ी संबंध अच्छे रहे। लोग, मैं ये नहीं बोलता कि मैं हमेशा सही काम करता था या समय पर ही कर पाता था, आगे पीछे भी होते थे, लेकिन लोग हमेशा खड़े रहे। और जो भी यात्रा मैंने की, मैं कहूँगा बहुत लोगों का योगदान इसमें रहा है। लोगों ने हर बुरे समय में मेरा साथ दिया, और ये एक ईश्वर की बड़ी अनुकंपा थी कि जिन लोगों से मेरा कोई परिचय नहीं, जिनसे खाली व्यावसायिक संबंध थे, उन्होंने भी एक परिवार की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट दिया और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन एक चीज़ वो जानना चाहते हैं, जैसे आप ब्राह्मण समाज से और जनरली जब आप प्रैक्टिस के अंदर आए, चार्टेड अकाउंटेंसी की बनाने वाली जो चीज़ें होती है, लोगों से अकाउंट लाना, उनको मेंटेन रखना, ये सारे रिलेशन पे डिपेंड करते हैं। तो आपकी जान पहचान कितनी यहाँ पे बॉम्बे में थी, कैसे आप लोगों से मिलते हैं, कैसे उनके अकाउंट लाते हैं, कैसे उनके प्रॉब्लम को सोल्व करते, अकाउंट संबंधित प्रॉब्लम को सोल्व करते, कैसे लोगों तक आपके पहुँचना का तरीका था, कैसे लोगों से मिलते थे आप? देखिए कहीं ना कहीं से किसी एक का हाथ पकड़ने को मिलता है। जब मैं जॉब कर रहा था वहाँ पर किसी एक सज्जन से मुलाकात हुई, सबसे पहले उन्होंने अपना काम मुझे दिया, वो गुजराती थे। आगे से आगे मुझे एक लिंक, दूसरे लोगों से मिलते थे, काम देखते थे लोग, विचार देखते थे, व्यवहार देखते थे, और अगर उससे उसको संतुष्ट होता तो आपको काम की कोई कमी नहीं होती, काम मिलता है। और जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी बाय माउथ, जो लोगों ने काम देखा या जिन्होंने हमारे साथ में काम किया, जिनको हमने सेवाएं दी, वो अपने सर्कल में जहाँ भी बोले कि भाई कोई सीए की ज़रूरत है, कोई अच्छा सीए चाहिए, तो अपना वो आगे से आगे रेफरेंस जाते थे और लोग कांटेक्ट करते थे, और ऐसे करके काम बढ़ता गया। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी, उस दौर में जब आपने लोगों से मिलना जुलना, अकाउंट के, फिर आपने जैसे बताया टेडी के कारण ऑफिस आपका जल गया था, तो फिर आपने जीवन की शुरुआत नई तरीके से कैसे शुरुआत की? क्योंकि कहना आदमी जब कामयाबी सीख जाता है और कहीं पीछे चला जाता है, क्योंकि कुछ टेडियाँ ऐसी होती है जो जीवन में वापस पीछे लेके चली जाती है, तो आप कैसे फिर आगे बढ़े? देखिए एक बड़ी, ये मैं एक घटना के ऊपर आप सबका समय लूँगा। ये 9 जनवरी 1993 का दिन था। मुंबई में उन दिनों दंगे चल रहे थे। मैं घर पर जल्दी पहुंच गया था, संडे का दिन था, सैटरडे था मेरे ख्याल से। भाईंदर के अंदर उस वक्त बहुत शांति थी। मैं छोटे छोटे बच्चे थे, उन दोनों को बाहर घूमने लेके गया, और उस दिन मेरे मन में कुछ तो भय था, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी। रात को 8:45 बजे के आसपास मुझे मालूम पड़ा कि मेरी ऑफिस जल रही है। एक प्रकार से सदमा तो था ही, लेकिन अब जो हो गया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आगे क्या कर सकता हूँ वो मेरा स्पष्ट ध्येय था। मैंने अपने स्टाफ को इमीडिएटली फ़ोन किए, लिस्ट बनाओ किस किस के कौन कौन से रिकॉर्ड पड़े थे जो जल गए होंगे, और हमें एफआईआर करनी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर। सबसे पहला वो काम था। क्लाइंट्स को, दोस्तों को जब मालूम पड़ा, काफ़ी दोस्त मेरे पास मुझे मिलने के लिए आए, और मैंने उनको यही बोला, दोस्त अभी आज और तो कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी में घर में अभी खिचड़ी बनती है, खिचड़ी बना खा के सो जाते हैं, बाकी मुंह लटका के मत बैठो। अगर बिना अनुभव के अपन ने इतना सब कुछ कर दिया था तो अनुभव वाले हैं, फिर से सब कुछ खड़ा करेंगे और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो ईश्वर ने ये एक शक्ति दी उस वक्त कि उस वक्त मैं टूटा नहीं, और बाकी जितने भी लोग थे
सरकारी दफ्तर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स से लेकर के क्लाइंट्स तक, सब ने मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाया। कई लोगों ने ये भी बोला कि कुछ पैसे की ज़रूरत है तो पैसे ले लो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। जो किसी इंसान को उस मदद मिलनी चाहिए मुझे मिली, और हमने फिर से नया ऑफिस खड़ा किया और सारे के सारे रिकॉर्ड्स कंस्ट्रक्ट किए। उस वक्त हमने एक खास तौर से ख्याल किया, ऑफिस की 2 टीम कर दी। एक टीम जो रेगुलर काम करेगी और दूसरी टीम जो जल गए हैं उनके रिकॉर्ड जगह जगह से इकट्ठा करके फिर से फाइलें रिकंस्ट्रक्ट करेगी, ताकि रेगुलर काम खराब नहीं हो और जो ओल्ड काम जो था, जो डिसास्टर कह सकते हैं या जिसको सुधारना था, वो सुधार का अलग साथ में चलता रहे। तो ऐसे की परिस्थिति में आपका एक निर्णय ये होना चाहिए कि दोनों काम खराब भी नहीं होना चाहिए और दूसरा जो जूनियर रिकॉर्ड है या ओल्ड मैटर जो भी थे वो भी रिकंस्ट्रक्ट हो सके। हर बैंकों से बैंक स्टेटमेंट निकाले होंगे हम लोगों ने, क्लाइंट्स के वहाँ पर जो कुछ पेपर मिले होंगे वो निकाले होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फाइलों की जेरॉक्स निकाली, हर जगह से हमें सहयोग मिला और यही मेरे लिए बहुत सांत्वनादायक था। लेकिन जब आपने कहा 2 टीम बनाई हमने, एक टीम जो पुराने रिकॉर्डों को वापस लाए और एक टीम जो रेगुलर काम करे, तो इसके अंदर कुछ लगता है आपको कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, आपकी ऑफिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा मेंबर आपके साथ जुड़ गए और उस घाटे को कैसे आप पूरा करने लगे? देखिए ऐसा है, जब काम करना होता है तो कॉस्ट नहीं देखी जाती है। काम करना है और न गांव से कुछ लेके आए थे और न बाद में कुछ मंगाया है, इसलिए जो है यहीं का है, यहीं पर लगाना है। फिर जब आप 2005 के अंदर रियल इस्टेट के अंदर आए, ये जो आपने कहा भी जैसे संयोग था, हम रियल इस्टेट के अंदर घुस गए, तो ये कैसा संयोग था आपके साथ? जिस जगह मैंने ऑफिस चालू की थी दंगे के बाद में, जब मेरे जलने के बाद में, वो एक स्लम प्रोजेक्ट था और वहाँ के लोग 500 के आसपास परिवार उस प्लॉट पर रहते थे। कोई कारण से उनकी और हमारी मित्रता हो गई और क्योंकि उनका काम अटका हुआ था, कुछ जूनियर डेवलपर थे वो कर नहीं रहे, तो लिटिगेशन था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। मैंने उनको लिटिगेशन में मदद की, जिससे वो उसमें से सफल होकर बाहर निकले और उन्होंने बोला कि आप ही हमें रास्ता दिखाओ, आप ही सब कुछ मार्गदर्शन करो, आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो और फिर जिसको लाना है, जिस किसी से ज्वाइन करना है आप करो। ऐसे करके मैंने वो सब डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा और बाद में बम्बई के एक विख्यात डेवलपर्स हैं रुस्तम जी, उनके साथ में जॉइंट वेंचर किया और वहाँ से जो यात्रा चली, ईश्वरी की कृपा से सुखद यात्रा चल रही है। लेकिन आपने से कहा भी 1993 में दंगे में ऑफिस चला, फिर आप वापस खड़े हुए, फिर 2005 में रियल इस्टेट में आए, तो ये फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वो कहाँ से मिला आपको? क्योंकि पारिवारिक तौर पर हम देखें तो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से लोग थे, जो रोज़ को खाना रोज़ को पीना होता है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे आपने पूरा किया? देखिए कोई बहुत बड़ा फाइनेंस की उस वक्त मुझे ना ज़रूरत पड़ी ना कभी लगा। ये रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे, तो उसमें मुझे जो स्टेशनरी, प्रिंटिंग और वही खर्चे थे, बाकी छोटा मोटा खर्चा भली कर लिया होगा। और ऑफिस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी स्टेशनरी, बाकी उतनी भगवान की दया से प्रैक्टिस थी, फीस आती थी, उसी से काम चलता रहा। लेकिन जब आप रियल इस्टेट के अंदर एक नामचीन फर्म के अंदर आप काम करने लगे, रुस्तम जी जो यहाँ के बहुत बड़े डेवलपर थे, उसके साथ आप जॉइंट वेंचर किया, फिर आप खुद अपने हाथों से जॉइंट वेंचर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करने लगे, तो इन सब चीज़ों में जब आप घुसे तो आपने सीए की प्रैक्टिस का क्या किया? 2008-9 में आकर मैंने सीए की प्रैक्टिस कम्प्लीटली बंद कर दी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी सरेंडर कर दिया और अपना पूरा समय फिर मैंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट में डाला। जो कुछ भी छोटे मोटे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जब भी चाहिए, दोस्तों से, यारों से या हमारी कमाई में से, जो प्रोजेक्ट चालू हुए उसमें से जो भी सेविंग होती है चलता है। और बस इतना ही, अच्छा चल रहा है भगवान की दया है। लेकिन जब आपने बोला भाई हम रियल इस्टेट के अंदर आए और आपने सी लोग तो सीए अभी भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में जाने की कोशिश करते और आपने वहाँ से मूव कर लिया रियल इस्टेट के अंदर, तो क्या लगता है आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे उनको क्या आप मैसेज देंगे? देखिए सीए की जो प्रैक्टिस है सर, प्रोफेशन बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने मुझे ज़िंदगी को, दुनिया को 360 डिग्री समझने में मदद की।
एज ए सीए आपको हर चीज़ का काम पड़ता है। एक डॉक्टर भी आपका क्लाइंट होता है, एक मैन्युफैक्चरर भी होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, एक सर्विस करने वाला भी होता है। तो आपको उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलने के कारण से आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, काफ़ी विस्तृत हो जाते हैं। रहा सवाल प्रैक्टिस का और किसी बिजनेस का, ये मैं समझूंगा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं प्रैक्टिस छोड़ के इसमें आया। कोई ऐसा मौका मिल गया था और प्रोजेक्ट और पार्टनर्स जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, वो 500 लोग, सब कुछ अनुकूल था। मैं ये कहूँगा कि प्रकृति की आशीर्वाद बोलो या प्रकृति का षड्यंत्र बोलो कि मुझे इस मंजिल तक आना था। लेकिन उसके बाद जब आप सामाजिक तौर पे भी काफ़ी एक्टिव हुए, धार्मिक तौर पे भी काफ़ी एक्टिव हुए, तो आप यहाँ पे किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कहाँ क्या उसमें क्या क्या एक्टिविटी आपकी रहती है? देखिए, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा काम धार्मिक या सामाजिक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हमारे समाज, शिमाली समाज राजस्थान में जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर विप्र फाउंडेशन से जुड़ा हुआ। बाकी इंसान हूँ और कोशिश करता हूँ मैं मेरे इंसान का धर्म सुनिश्चित तरीके से, ईमानदारी से अगर निभाऊँ तो मुझे उसकी खुशी होती है। मेरी इस यात्रा में मुझे हज़ारों लोगों ने मेहनत की, किसी आदमी ने मेरे को तकलीफ़ के टाइम पर या कोई तरह का प्रेशर नहीं किया। बहुत लोगों ने मदद की है। तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि अगर मैं कहीं किसी के काम आ सकूँ, मेरा सौभाग्य। लेकिन जब आप इस कामयाबी के शिखर पर जब आप पहुँचे, तो हमारी युवा पीढ़ी जो एक राजस्थान के बेस पे भी काम करती है, जैसे आपने कहा मैं भी बीएड करके नौकरी की तलाश में सोचता सरकारी नौकरी कर लूँ, तो आपको क्या लगता है युवाओं को क्या करना चाहिए, किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हर इंसान की अलग अलग परिस्थिति होती है। कोई सीए बन करके आगे बढ़ता है, और सफलता की मापदंड क्या? आप कल जहाँ थे उससे अगर 2 कदम आगे बढ़े तो वो सफलता है। वहीं के वहीं खड़े हो तो सफलता नहीं, आपने यात्रा शुरू ही नहीं की। तो आपको आगे बढ़, और हर इंसान की उसकी क्या फितरत है, उसका क्या नेचर है, उसके पास क्या संसाधन है, उसकी क्या रुचि है, उसके पास क्या एजुकेशन है, ये सब निर्धारित करेगा कि वो किस क्षेत्र में क्या करे। लेकिन मेरा ये मानना है, अब जो भी करें पूरी लगन और ईमानदारी से करें, सफलता कहीं नहीं जाएगी, और आज नहीं तो कल जरूर आपके कदमों में होगी। लेकिन एक सवाल और, जब आप राजस्थान से रहने वाले हैं, छोटे से गांव से जब निकल के मुंबई में आए, तो हमारे राजस्थानियों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग बाहर घर से जब भी निकलते हैं तो एक बड़ी सक्सेस के तौर पर आगे उभरते हैं, लेकिन वो गांव गली शहर में जब रहते हैं तो उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वो भी इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो। जैसे आप पाली के रहने वाले, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ वगैरह काफ़ी लगी, लेकिन वो खुद बंद हो गई। तो ये क्या कारण है कि हम लोग बाहर जाके कामयाबी की शिखर पर चलते हैं और बाहर गांव के अंदर या शहर के अंदर रह के, राजस्थान के अंदर रह के उस कामयाबी के दौर को हम आगे नहीं बढ़ा सकते? मैं इसमें असहमत रहूँगा। हमारे भाई जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी अच्छी सफलताएँ ली है। सफलता क्या है? कुछ काम करना सफलता है या पैसा कमाना सफलता है? तो क्या मापदंड इंसान समझता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों ने बहुत कुछ काम किए हैं, वो भी सफल है, या उन्होंने पैसा कमा लिया है तो वो भी सफल है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग राजस्थान में रहे वो लोग अभी भी बैलगाड़ी में घूम रहे हैं, या उन्होंने सफलता या उन्होंने कमाई नहीं की है, या जीडीपी, राजस्थान की जीडीपी आज बढ़ी है तो जो लोग वहाँ बैठे वही बढ़ा रहे हैं। हम लोग अगर जो सारे जो प्रवासी लोग हो गए हैं, हम तो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जीडीपी बढ़ा रही है, राजस्थान की जीडीपी कैसे बढ़ रही है? वो तो वहीं के लोगों से बढ़ रही है। लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर विकास हो रहा है। एक चीज़ है कि जो आदमी बाहर जाता है और जब वो अकेला होता है तो उसके पास में सिवाय काम के और कुछ होता नहीं है। ना उसको समाज में जाना है, ना कोई शादी ब्याह में जाना। वो अपने काम से 24 घंटे 365 दिन बाहर एक ही काम है, उसको जुनून होता है। अगर उसको जुनून है, काम करता है, और उसके कारण से इसको बढ़ जाता है। उसको कोई चीज़ की शर्म नहीं होती, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ या सामान उठा रहा हूँ। गाँव में उसको वो होता है, अरे ये तो ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो इन चीज़ों का भी मानसिक रूप पर फर्क पड़ता है। लोग 24 घंटा भी काम करेंगे, सफाई भी कर लेंगे,
सब कुछ कर लेंगे। ये इस चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन आप ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण समाज में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग आगे आ रहे हैं फील्ड के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर भी काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं। तो आप ब्राह्मणों के जो सामाजिक तौर पे जो कहते हैं, हम छोटे बच्चे थे जो छोटी सी कहानी पढ़ते, गरीब ब्राह्मण, गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, तो उस दौर को और आज के दौर में आप क्या बदलाव देख रहे सामाजिक तौर पे? देखिए, मैं जब से राजनीतिक माहौल सवर्ण के प्रतिकूल हुआ है, ब्राह्मण ने अपने खुद की आजीविका के लिए अच्छा एजुकेशन, बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढनी शुरू की और उसमें काफ़ी सफल हुए। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 30-40 साल में हमारे बंधु लोग, हमारे समाज के लोग अलग अलग जगहों पर सरकारी स्थानों को छोड़ करके जो उन्होंने जो उन्नति की है, विकास किया है, वो बहुत सराहनीय है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला समय इस समाज के लिए बहुत ही सुखद और समृद्धिशाली होगा। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, आपने तब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना लोगों को ज्ञान नहीं होता था भी कैसे क्या फील्ड के अंदर जाए। आज टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, तो आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अभी तो कहना सब साधन आपके पास में है, और कहते भी है कि कामयाबी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, तो आप हमारे कामयाब होने के लिए युवाओं को क्या मैसेज देंगे? आप जो भी करो, एक काम सही होना चाहिए, बी पॉजिटिव, पूरी लगन के साथ में काम करो, और काम पैसे के लिए मत करो, काम को काम की सफलता के लिए करो, और हर सफलता के साथ में पूंजी जुड़ी हुई होती है, वो पैसा अपने आप आएगा। अगर आपका ध्येय पैसा कमाना है, पैसा ही सफलता है, तो मेरा ऐसा मानना है वो गलत गोल है, वो गोल सही नहीं है। काम की सफलता गोल होना चाहिए। जी, काम की सफलता आपका गोल होना चाहिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने काम को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अगर संपूर्णतः पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप पैसे के लिए कुछ करना चाहेंगे तो फिर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो आपका उद्देश्य या आपका गोल डाइवर्ट हो जाएगा और आप कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमारे यही सत्यनारायण जी श्रीमाली जी का कहना है कि आप सफलता के लिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और पूरी ईमानदारी से अपने काम के प्रति निष्ठा रखकर आगे बढ़िए, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी श्रीमाली जी, आपका टीवी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।